वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1950। और इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है इंग्लिश मीडियम के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा विद सॉल्यूशन। आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाओ, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और आपको जो पीडीएफ है इन क्वेश्चन आंसर्स की वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एकलव्य स्नातक 1 हमारा टेलीग्राम चैनल है। सो आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका सिलेबस है जहाँ से ये क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो बैटल ऑफ प्लासी है और जो बैटल ऑफ बक्सर है, इसके कॉजेज और इसके सिग्निफिकेंस। तो ये जो दोनों बैटल्स हैं ये 18th सेंचुरी में ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल फाइट ये हुई थी। और बैटल ऑफ प्लासी जो है ये एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। मेन इसका जो रीजन था वो ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चाहती थी कि वो बंगाल के ऊपर कंट्रोल कर ले, उसके सारे रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल कर ले। एंड द कंपनी ऑल्सो हैड ग्रीवांसेस अगेंस्ट सिराजुद्दौला फॉर हिज अपोजिशन टू देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। देखो, सिराजुद्दौला जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग एक्टिविटीज को रोक रहा था, जो कि उनको गलत लगता था ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को। एंड हिज अटेम्प्ट्स टू कैप्चर कैलकाटा विच वाज अ ब्रिटिश स्ट्रॉन्गहोल्ड। और सिराजुद्दौला कैलकाटा को कैप्चर करना चाहता था और कैलकाटा के अंदर ब्रिटिशर्स ज्यादा पावरफुल थे। फिर है सिग्निफिकेंस। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये एक टर्निंग पॉइंट था भाई इंडियन हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये जो 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद हमारी जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, ये जो विक्ट्री मिली, इससे क्या हुआ, बंगाल पे उनका कंट्रोल आ गया। जो कि बंगाल जो है काफी रिचेस्ट और प्रॉस्पेरस प्रोविंस था उस टाइम पे इंडिया का। और इससे कंपनी का और एक्सपेंशन हुआ बाकी की जगहों पे भी। फिर है बैटल ऑफ बक्सर। सो बैटल ऑफ बक्सर जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मुगल एम्परर शाह आलम, इसके बीच में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। एंड द नवाब ऑफ अवध एंड द नवाब ऑफ बंगाल, तो ये सारे लोग इसमें लड़ रहे थे। प्राइमरी कॉज क्या था बैटल का, वो ये था कि कंपनी ये चाहती थी कि भाई बंगाल के ऊपर पूरा आसपास के एरिया के ऊपर कंपनी का कंट्रोल हो जाए। ठीक है, कंपनी का कंट्रोल हो जाए भाई बंगाल के ऊपर और पूरे उसके ऊपर। सो ऐसे में फिर क्या होता है कि भाई मतलब मुगल एम्पायर वगैरह ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। सिग्निफिकेंस अगर देखें तो बैटल ऑफ बक्सर जो है एक डिसाइसिव विक्ट्री थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिससे क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों पर उन्होंने अपना कंट्रोल बना लिया। और इस बैटल से क्या हुआ, मुगल एम्पायर की जो पावर थी और जो इन्फ्लुएंस था वो भी खत्म होने लगा। और कंपनी की विक्ट्री जो थी इससे क्या हुआ कि और जगहों पे भी वो एक्सपेंशन करने चली गई। कंक्लूजन देखें तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर दोनों सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे भारत की हिस्ट्री के अंदर। यहीं से हमारा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल स्टार्ट होता है और एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। और इसके काफी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट भी हुए हमारी हिस्ट्री के ऊपर। फिर है द इम्पैक्ट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज फार रीचिंग। सो परमानेंट सेटलमेंट जो था वो आपको बताना है। तो आपको पता है 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आसपास परमानेंट सेटलमेंट को लाया गया था, जिसको हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। ब्रिटिशर्स इसको लेके आए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे। तो ये इसमें ये था कि एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था कि मतलब इतने पैसे लेने ही लेने हैं। और उसको लेने के लिए बीच में एक जो है एक जमींदार होता था, जो कि टैक्स कलेक्शन का काम उसको दिया गया था। पीजेंट्स के पास जाके उसको वो फिक्स अमाउंट लेके आना होता था। इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अगर हम देखें परमानेंट सेटलमेंट का, वो ये है कंसोलिडेशन ऑफ द पावर ऑफ द जमींदार्स। जमींदार्स की जो पावर थी भाई उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया था अंग्रेजों ने। और अब उनको ये पावर थी कि वो रेंट या फिर टैक्स कलेक्ट कर सकते थे किसानों के पास जाके, और वो अपने लैंड्स को ट्रांसफर कर सकते थे। मान लो किसी और के नाम करना है तो वो ये पावर थी भाई। तो एक पावरफुल लोग थे जमींदार जो थे। इससे क्या हुआ कि कुछ फ्यू लैंडलॉर्ड्स के हाथ में ही वेल्थ सारी आने लगी। और एक मतलब जो पीजेंट्स थे उनके लिए तो कुछ पैसे नहीं बचते थे, उनके तो जाते थे। और जो लैंडलॉर्ड्स या जमींदार होते थे वही सारे पैसे बचाते थे। परमानेंट सेटलमेंट से क्या हुआ, एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा एग्रीकल्चर के ऊपर बंगाल के अंदर। जो जमींदार थे, जो कि इंटरेस्टेड थे अपने प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा कमाने में, वो पीजेंट्स को फोर्स करते थे कि कैश क्रॉप्स उगाओ, जैसे इंडिगो,
ठीक है, एंड ओपियम। फूड क्रॉप्स मत उगाओ, कैश उगाओ जिससे हम बेचे तो फायदा हो। जिससे क्या हुआ, फूड स्कैरसिटी हो गई, फेमेन हो गया यानी कि सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। और इससे क्या हुआ, इससे कई जो किसान थे वो माइग्रेट करके इधर से उधर चले गए काम की तलाश में। और इसका इम्पैक्ट ये था कि परमानेंट सेटलमेंट से क्या हुआ, वाज ऑन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया। क्योंकि ये जो सिस्टम था जमींदारी का, ये बंगाल के अंदर लाया गया था। सो ये एक मॉडल बना लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का और पार्ट्स में भी। और जमींदार बहुत पावरफुल हो गए और एक इंटरमीडिएरीज बन गए वो अंग्रेजों के बीच में और किसानों के बीच में। कंक्लूजन देखें तो जो परमानेंट सेटलमेंट था बंगाल का, उसके बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इफेक्ट हुए। ठीक है, और इससे लैंडलॉर्ड्स की एक पावरफुल क्लास बनी और पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम चेंज हो गया और एक नया मॉडल आया रेवेन्यू कलेक्शन का पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन है, एल्यूसिडेट द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द म्यूटिनी ऑफ 1857। सो 1857 की जो म्यूटिनी थी उसके क्या कॉजेज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो सबसे पहला है मिलिट्री ग्रीवांसेस। देखो, जो इमीडिएट कॉज माना जाता है वो ये था कि जो नई एनफील्ड राइफल्स होती थी, जो बंदूक आई थी, उसके जो कार्टिलेज होते थे, ठीक है, वो क्या होता था, उस पर जो ग्रीस लगी होती थी वो एनिमल फैट की, खासकर गाय की चर्बी की बनी होती थी, ऐसा माना जाता था। और इनको जो ये फैट आता था, ये पिग, काऊ, ठीक है, इनकी चर्बी से आता था, इनके फैट से, और उसको मुंह से छील कर यूज करना पड़ता था। तो मुस्लिम्स के लिए भाई पिग्स जो है वो गलत हैं, हिंदूज के लिए काउस गलत हैं, अगर कोई मुंह से ऐसे टच करना पड़ रहा है उनका मांस या कुछ ऐसा। सो ये मिलिट्री रीजन था एक तो। और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। यहाँ पे जितने भी लोग थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मोनोपोली बना के बैठी थी भाई ट्रेड के अंदर। और इंडियन इकोनॉमी को सही से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, गरीबी फैला दी पूरे भारत में, अकाल पड़ गए। सोशल एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। ब्रिटिश रूलर्स जो है वो बहुत ही थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करते थे हमारे इंडियन ट्रेडिशंस की। उनकी पॉलिसी ये थी मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न चीजें करना चाहते थे वो। पॉलिटिकल ऑपरेशन। ब्रिटिश रूलर्स ने एक पॉलिसी अपना रखी थी डिवाइड एंड रूल की। ये क्या करते थे, अपने यहाँ इंडिया के राजा महाराजाओं को मतलब ऑपरेस कर रहे थे पूरी तरीके से, और कोई गवर्नेंस में मतलब उनको रोल नहीं दे रहे थे, सब कुछ खुद ही कर रहे थे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो है ये खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो म्यूटिनी हुई 1857 की, सारे लोग जाग गए भाई, ठीक है, इनके खिलाफ खड़े हो गए, इनके अगेंस्ट खड़े हो गए। और ये ब्रिटिश क्राउन यानी कि डायरेक्ट जो ब्रिटेन था वहां से अब एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ इंडिया का, और इंडिया एक कॉलोनी बन गया ब्रिटिश एम्पायर की, एक गुलाम बन गया। और जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी ये खत्म हो गई, क्योंकि द ब्रिटिश रियलाइज दैट देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज नॉट सस्टेनेबल। वो कहते थे कि ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं है। एंड उन्होंने क्या करा कि अब वो सपोर्ट लेने लगे, इंडियंस जो राजा महाराजा थे उनकी सपोर्ट से काम करने लगे। इंडियन नेशनलिज्म जागा। इस म्यूटिनी से क्या हुआ, हमारी इंडियन हिस्ट्री में एक इंडियन नेशनलिज्म जागा। इंडियंस को पता चला कि हमें भी अपने राइट्स की डिमांड और अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और है इम्प्रूव्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इम्प्रूव हुआ, उनकी गवर्नेंस काफ़ी इम्प्रूव हुई, और उन्होंने पॉलिसीज़ वगैरह स्टार्ट करी जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, एजुकेशन को इम्प्रूव करें, हेल्थ वगैरह को जो है इम्प्रूव करें। तो ये सब अंग्रेजों ने जो है भाई करना स्टार्ट करा। और मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे है कम्युनल टेंशंस। तो कम्युनल टेंशंस का यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो म्यूटिनी हुई थी, ठीक है, ये जो 1857 की म्यूटिनी थी, इससे हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, जिससे 1947 का पार्टीशन तक भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, द पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स वर स्पार्क्ड बिकॉज ऑफ द जेन्युइन कंसर्न्स। यानी कि जो पीजेंट मूवमेंट है, जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, उनके जेन्युइन कंसर्न्स थे। तो देखो, लैंड रिफॉर्म्स पहला टॉपिक। जो किसान थे और जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, उनको क्या किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था, मार्जिनलाइज्ड किया जाता था। जो लैंडलॉर्ड्स होते थे बहुत बुरा बुरा करते थे, स्टेट भी कुछ ध्यान नहीं देता था, और वो डिप्राइव थे भाई लैंड से। और जो कि उनका प्राइमरी सोर्स था भाई, जो लोग ट्राइबल हैं वो अपना जमीन से ही तो जुड़े होते हैं यार। तो लैंड रिफॉर्म्स से क्या हुआ, कि मतलब ये लोग ये चाहते थे कि थोड़े से रिफॉर्म्स आए, एक मूवमेंट इन्होंने चलाया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। सो जो ये किसान थे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता था। जो मनी लेंडर्स होते थे, जो इनको पैसे उधार देते थे,
जो ट्रेडर होते थे, जो मिडलमैन होते थे, वो बहुत एक्सप्लॉइट करते थे इनको, और इन कम्युनिटीज को फोर्स किया जाता था वो अपने प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पे बेचें, और उनको सही से पैसे दिहाड़ी भी नहीं मिलती थी। तो ये भी एक रीजन था। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो किसान थे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनकी कास्ट, उनकी एथनिसिटी, उनके रिलीजन के बेसिस पे, और उनको जो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स और अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो नहीं मिल पा रही थी। ठीक है। और ये मतलब मूवमेंट्स में यही बताया जाता, मतलब जाता है कि ये इनको कुछ राइट्स चाहिए थे। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये जो किसान थे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, इनको पॉलिटिकल सिस्टम में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था, उनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। तो ये मूवमेंट एक इसलिए भी था कि उनकी आवाज कोई सुने, सरकार तक जाए। और ये सारे कंसर्न काफी ज्यादा जेन्युइन थे, इनकी जो मूवमेंट्स थी भाई वो सही थी। और इंडिया की सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये मूवमेंट्स काफी क्रूशियल हैं। रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ देखी कि भाई मतलब इनकी जो चिंताएं हैं इसको समझना चाहिए। तो आप कह सकते हो पीसेंट और ट्राइबल मूवमेंट जो थी वो जेन्युइन थी, काफ़ी एसेंशियल एस्पेक्ट है इंडिया की स्ट्रगल का। Okay? अगला क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी में इंडियन नेशनलिज्म कैसे जागा, इसके एमरजेंस के फैक्टर क्या थे? तो पहला है कलोनियलिज्म। सो इंडिया है वो कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की 200 सालों से भी ज़्यादा तक, और इन्होंने हमारे रिसोर्सेज को ही एक्सप्लॉइट नहीं किया बल्कि लोगों को भी ऑप्रेस किया। और इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर एक ऐसी भावना जागी कि ये नेशनलिज्म से भर गए और अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरा मूड बना लिया इंडियंस ने। एजुकेशन, अब ये जो इंट्रोडक्शन होता है वेस्टर्न एजुकेशन का इंडिया में, इससे बहुत ही ज़्यादा नेशनलिज्म को जो है फ़ायदा मिलता है। जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने आवाज़ उठाने लगे भाई वो ब्रिटिशर्स के ऊपर, आप होते कौन हो हमारे ऊपर रूल करने वाले। ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स मांगने लगे जो पढ़े लिखे इंडियंस थे। फिर इंडियन रेनेसा। सो इंडियन रेनेसा का मतलब है कल्चरल और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग आई लोगों के अंदर, लोग जागरूक हुए 19th सेंचुरी तक। ये एक वो पीरियड था जब सोशल और कल्चरल रिफॉर्म्स भी चल रहे थे। ट्रेडिशनल जो हिंदू प्रैक्टिसेस थी वो मतलब थोड़ी थोड़ी उसमें रिफॉर्म्स आने लगे थे। यही था कि भाई रेनेसा में लोग जागरूक हो रहे थे, लोगों को लग रहा था कि भाई सेल्फ रूल होना बहुत जरूरी है, एक अपनी नेशनल आइडेंटिटी होनी चाहिए, कब तक हम अंग्रेजों के गुलाम बन के रहेंगे। प्रेस एंड मीडिया, अब क्या है, प्रेस एंड मीडिया का डेवलपमेंट हुआ। तो ऐसे में क्या हुआ कि भाई इंफॉर्मेशन दूर दूर तक ऑडियंस तक पहुंचने लगी। न्यूज़पेपर, जर्नल्स, हर जगह पे ये सारी चीजें मतलब पूरी सपोर्ट मिलने लगी नेशनलिज्म को। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो था उसने हमारी इंडियन इकोनॉमी की पूरी मतलब आप ये समझ लो कि तहस नहस करके रख दी। लीडिंग टू पॉवर्टी, जिससे गरीबी आई, बेरोजगारी आई, अनएम्प्लॉयमेंट आया, लैंडलेसनेस हो गई, यानी कि लोग जो है वो उनकी ज़मीनें चली गई। इससे क्या हुआ, एक इंडियंस का नया क्लास का एमर्ज मतलब यहाँ पे एमर्ज हुआ, ओवर एजुकेटेड एंड पॉलिटिकली अवेयर, जो कि पढ़े लिखे थे, पॉलिटिकली अवेयर थे, बट इकोनॉमिकली वो बहुत पिछड़े हुए थे। ओके। फिर है इंटरनेशनल इवेंट्स। जो नेशनलिस्ट लोग होते थे, जो बाकी जो दुनिया में रहते हैं जैसे यूरोप, अमेरिका वगैरह में, उन्होंने भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट वगैरह को। फिर है जो लिबर्टी, इक्वलिटी और डेमोक्रेसी के आइडियाज थे जो फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन से आ रहे थे, ये भी लोगों को पता चल रहा था, लोग पढ़ लिख रहे थे, तो इसलिए लोग अपनी आवाज़ उठाने लगे थे। डिस्कस द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ द नेशनल मूवमेंट बिटवीन 1920 एंड 1934। तो महात्मा गांधी जिनको राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, उनका काफी अच्छा रोल था नेशनल मूवमेंट में। 1920 से लेके 1934 तक उनकी जो लीडरशिप थी उसकी एक फिलॉसफी ये थी कि भाई नॉन वायलेंट, आप कभी भी हाथ नहीं उठाओगे, किसी पे हिंसा नहीं करोगे, अपनी आज़ादी हम ऐसे ही लेंगे। तो 1920 में गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेके आए, जहाँ पे इन्होंने इंडियंस को ये बोला कि भाई ब्रिटिश गुड्स को, सामान को, इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करो, स्कूल्स को, कोर्ट को, सिविल सर्विसेज को छोड़ दो। और ये मूवमेंट पूरे इंडिया में थ्रू आउट मतलब बहुत ज़्यादा रैपिडली फैला, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज हुए और नेशनल मूवमेंट में लोग जुड़ने लगे। एक ये जो मूवमेंट है को रोक दिया गया चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद, जहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे उनका पुलिस के साथ क्लैश हो गया था और कई पुलिस वाले मर गए थे, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। तो इसकी वजह से ये मूवमेंट वापस ले लिया गया। गांधी जी को लगा कि भाई वॉयलेंट होगा अगर तो फिर तो मैं नहीं चला सकता। 1930 में गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह लेकर आए,
जिसको सोल्ट मार्च भी कहा जाता है। ये एक मैसिव सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, क्योंकि अंग्रेजों ने कारक मतलब कह रखा था सोल्ट का प्रोडक्शन बस अंग्रेज करेंगे, लोकल जो लोग रहते हैं उनको सोल्ट बनाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। और ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे थे सोल्ट के ऊपर, जिससे कि क्या हो रहा था कि भाई गांधी और उनके बहुत सारे फॉलोवर्स थे जो कि 240 मील से भी ज्यादा तक अरेबियन सी की तरफ गए और सोल्ट बनाया, और इससे इन्होंने कानून भी तोड़ा। तो इसी को सोल्ट मार्च कहा जाता है। और इससे ये एक नेशनल मूवमेंट में टर्निंग पॉइंट था। बहुत सारे लोग जुड़ गए थे, खासकर फीमेल बहुत ज्यादा थी इसके अंदर, विमेन बहुत ज्यादा थी, और अंग्रेजों को हिला के रख दिया था। तो गांधी जी की जो लीडरशिप थी एक नॉन वायलेंस की फिलॉसफी थी, जिससे कई और लीडर्स भी जो है इंस्पायर थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी का इन्फ्लुएंस जो था एक्सटेंडेड बियॉन्ड इंडिया, उनका इंडिया के बाहर भी इन्फ्लुएंस था, ठीक है। जैसे कि सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएस, एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका, ये हर जगह मूवमेंट वही चलाते रहते थे। 1934 में गांधी जी रिजाइन कर जाते हैं नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस से, जो कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। और उन्होंने ये सोचा कि मतलब ही फेल्ट दैट इट हैड बिकम टू फोकस्ड ऑन अचीविंग पावर रेदर देन वर्किंग टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म, ठीक है। और वो कंटिन्यू करते रहते हैं प्रोमिनेंट लीडर बन के नेशनल मूवमेंट के। कांग्रेस को तो वो छोड़ देते हैं जब तक इंडिया को आज़ादी नहीं मिलती 1947। कंक्लूजन देखें तो महात्मा गांधी जी का काफ़ी क्रूशियल रोल था ये जो मूवमेंट्स वगैरह को आगे बढ़ाने में, बिटवीन 1920 टू 1934। और यही थी भाई, लोगों को उन्होंने जागरूक किया, लोगों को बताया कि भाई अपने राइट्स के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। गिव एन ओवरव्यू ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी। सो इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे थे हमारे इंडिया में। जैसे पहला है ब्रह्मो समाज। तो ये जो है 1828 में इसको जो है ढूंढा राजा राम मोहन रॉय ने कैलकाटा में, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे, काफ़ी फेमस, 1772 से लेके 1833 तक। और ये मूवमेंट ये था आइडियल वर्शिप ना हो, सॉरी आइडियल वर्शिप, पोलिथिज्म, ठीक है। और इसके अलावा कास्ट ऑपरेशन, अननेसेसरी रिचुअल्स वगैरह जैसे सती और ये पोलियमी, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, ये सब खत्म हो जाए, ये राजा राम मोहन रॉय चाहते थे। सोसाइटी वुमेन्स के राइट्स के लिए भी सोचे, जैसे जो विधवा हैं उनकी शादी दोबारा हो सके, विधवा और जो विमेन हैं वो उनको पढ़ाया जा सके। सो ये सारी चीज़ों के लिए ये बात करते थे। फिर है प्रार्थना समाज। 1863 में केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज को ढूंढा बॉम्बे में। प्रार्थना समाज क्या है ये बताते थे कि मोनोथीज्म के बारे में, एंड डिनाउंस प्रीस्टली डोमिनेशन एंड कास्ट डिस्टिंक्शन। उन्होंने बोला कि मतलब इनकी एक्टिविटीज एक तो साउथ इंडिया तक जाती थी, और थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द तेलुगु रिफॉर्मर वीरे सलिंगम चंद्रवरकर, बेसिकली एक फिलोसफर थे जो कि एक अच्छे लीडर थे प्रार्थना समाज के। और आगे बढ़ते हैं, फिर है आर्य समाज। ये क्या है, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए नॉर्थ इंडिया में, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने आर्य समाज को बनाया 1875 में। और दिस सोसाइटी स्ट्रो, ये किसके अगेंस्ट थे, आइडिलेटरी पॉलिथिज्म रिचुअल्स। वही है भाई कि अगर एक कास्ट अपने आप को सब कुछ मान रही है, ब्राह्मण सब कुछ मान रहे हैं, या एनिमल सेक्रीफाइस हो रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रही है, कास्ट सिस्टम, ये गलत है, इसके अगेंस्ट ये चलाया मूवमेंट। और ये भी कहते हैं इट ऑल्सो इनकरेजेस द डिसमिनेशन ऑफ वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज, दे वर्कड फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द, ये इन्होंने वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज के बारे में भी बात करी, और ये भी इन्होंने करा कि जो महिलाओं की कंडीशन है समाज में वो सही करी, सोशल इक्वालिटी के लिए आवाज उठाई। और इसके अलावा अनटचेबिलिटी, छुआछूत, कास्ट रिजिडिटीज, इसके अगेंस्ट आवाज उठाई। देवबंद मूवमेंट, ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था 1866 में। मोहम्मद कासिम वनोतवी और राशिद अहमद गनगोही, ये क्या है, फाउंडेड अ स्कूल इन देवबंद, यूपी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। देवबंद मूवमेंट ये फोकस करता है अपलिफ्टिंग द मुस्लिम कम्युनिटी थ्रू रिलीजियस एजुकेशन, ये मुस्लिम्स के लिए था मूवमेंट। रामाकृष्णा मिशन, स्वामी विवेकानंद इसको लेकर आए थे, ठीक है, 1897 में इन बेलूर नियर कैलकाटा, टू प्रमोट द टीचिंग्स ऑफ विवेकानंद गुरु रामकृष्ण परमहंस, इनके विचारों को प्रमोट करने के लिए। कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी को अपोज किया, यही फोकस किया इन्होंने कि भाई मतलब सारे रिलीजन्स एक हैं, और प्रोपोगेटेड वेदांत, वेदांत वगैरह को इन्होंने समझाया। सत्य शोधक समाज, ये जो है ठीक है, ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने इसको बनाया 24 सितंबर 1873 में महाराष्ट्र के अंदर।
ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, दलित्स के अगेंस्ट जो भी होता है, जो गलत चीजें होती हैं, जो ऑपरेशन हुआ, तो मतलब दबा के रखा गया इतने सालों तक दलित्स को, उसके लिए आवाज उठाते हैं। और एक और यहाँ पे प्रोमिनेंट जो आदमी थे, वो है महात्मा गांधी, महापुरुष, जो कि सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहते थे नॉन वायलेंट तरीके से। गांधी जी ने स्वराज का आइडिया बताया और अंग्रेजों से वो इसी तरीके से लड़े। अनटचेबिलिटी के ये भी खिलाफ थे, इन्होंने हरिजन नाम दिया। जो अनटचेबल कास्ट थी उनको इन्होंने हरिजन कहा, ये हरि के जन हैं। What led to the rise and growth of communalism in India? How did it impact India's partition? कम्युनलिज्म का मतलब है रिलीजियस पोलराइजेशन, रिलीजियस झगड़े हो जाना अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में। पार्टिकुलरली ये जो हमें बताया जा रहा है हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में हो रहा है। सो ये जो कम्युनलिज्म का ग्रोथ है इंडिया में, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, हिस्टोरिकल भी है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है। और अगर आप यहाँ पे देखो, जो वन ऑफ द की फैक्टर्स हैं जिससे कम्युनलिज्म फैला, वो था कॉलोनियल लीगेसी। ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल चाहते थे, भाई हिंदू मुस्लिम को अलग कर दो, इनमें फूट डाल दो, देश पे कब्जा वो खुद कर लेंगे। ये सब कर रहे थे भाई जो अंग्रेज थे। और इसी से बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में, जिससे बहुत सारे झगड़े हुए हिंदू मुस्लिम्स के। और अनदर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज, एक और फैक्टर था, वो था रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स 19th एंड 20th सेंचुरी में। इससे क्या हुआ, दीज मूवमेंट sought to revive and strengthen religious identities and traditions which often result, देखो ये चाहते थे कि भाई थोड़े रिफॉर्म्स हो जाएं भाई धर्म वगैरह में, हिंदूज में भी मुस्लिम्स में भी, बट इससे तो और झगड़े हो गए बहुत जगहों पर। और ये जो इम्पैक्ट था कम्युनलिज्म का, इंडिया का पार्टीशन जो है, कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन था। ये जो कम्युनलिज्म था, हर मतलब जो एक ऐसा बंदा था जो बहुत एक्सट्रीम था अपने रिलीजन को लेके, वो चाहता था कि एक सेपरेट घर हो हमारा, सेपरेट देश हो मुस्लिम्स का। और यही इंडिया का पार्टीशन का भी एक रीज़न बना और पाकिस्तान बना 1947 में। हिंदू और मुस्लिम एक देश में नहीं रह सकते, ये मुस्लिम लीग का मानना था। सो पार्टीशन से क्या हुआ, बहुत वायलेंस हुई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, कई लोगों को माइग्रेट करना पड़ा इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। आज भी ये कम्युनलिज्म चल रहा है, आज भी झगड़े होते हैं, कई जगहों पर भारत की लड़ाई होती है हिंदू मुस्लिम्स। और आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, सोसाइटी के लिए, भाईचारा, सोशल कम्युनिटी और ये हारमोनी वगैरह को लाना, ब्रदरहुड वगैरह को लाना बहुत मुश्किल है। फिर है, वॉज द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनएविटेबल, एल्यूसिडेट। सो जो भारत का पार्टीशन है 1947 में, एक बहुत कॉम्प्लेक्स इवेंट था भाई, जिसके बहुत सारे फैक्टर हैं, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। कुछ लोग कहते हैं कि जो पार्टीशन था वो इनएविटेबल था, कुछ मानते हैं कि कुड हैव बीन अवॉइडेड, कोई कहता है कि भाई इसको अवॉइड किया जा सकता था अगर लीडरशिप अच्छी होती। देखो भाई, मेन रीजंस जो थे पार्टीशन के, वो थे कम्युनल झगड़े हिंदू मुस्लिम के। और डिमांड ये थी कि सेपरेट एक पाकिस्तान बने मुस्लिम्स के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है, जो थी जो कि मोहम्मद अली जिन्ना जिसको लीड कर रहे थे, वो कहते थे कि मुस्लिम्स माइनॉरिटी के लिए अलग देश चाहिए हमें। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये चाहती थी कि यूनिफाइड इंडिया हो, सेक्युलर गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन ये नहीं चाहते थे मुस्लिम लीग वाले। और इनएबिलिटी ऑफ द टू पार्टीज टू, ये कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं रहा था, तो इससे क्या हुआ कि दो देश अलग बन गए। एडिशनली इकोनॉमिक डिस्पारिटीज बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, अगर आप देखोगे कि पार्टिकुलरली बिटवीन द वेल्थियर रीजन्स इन द नॉर्थ एंड वेस्ट एंड द पुअर रीजन्स इन द ईस्ट एंड साउथ ऑल्सो प्लेड। देखो भाई अब इसमें क्या है, नॉर्थ और वेस्ट में अमीर जगहें थी जहाँ पे लोग अमीर रहते थे, ठीक है, और साउथ और ईस्ट में ज़्यादातर गरीब लोग रहते थे। और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा हो रही थी, ये भी एक कारण है। और मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स जो थे नॉर्थ और वेस्ट के, रिलेटिवली इकोनॉमिकली डेवलप्ड, वाइल आप देखो हिंदू मेजोरिटी रीजन जो थे ईस्ट और साउथ के, वो ज़्यादा खेती बाड़ी करते थे, इकोनॉमिकली ज़्यादा अमीर वो नहीं थे। तो आप अगर आगे देखो कि ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की, ये भी थी भाई, वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम कभी एक ना रहें, अलग अलग रहें। तो ये भी एक पार्टीशन का रीज़न बना। और ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स जो थे वो इनकरेज करते थे कम्युनल पॉलिटिक्स को ज़्यादा, कि भाई धर्म की राजनीति ज़्यादा हो, इसके लिए अंग्रेज भी कुछ ना कुछ करते रहते थे, मसाला लगाते रहते थे। कंक्लूजन ये है कि कोई कहता है कि पार्टीशन इनएविटेबल है, कोई कहता है इसको टाला जा सकता था।
लेकिन ये जो अंग्रेजों ने पूरे बीज बो दिए थे, ये 1947 तक आते आते ये कभी भी इसको टाला नहीं जा सकता था, ये झगड़ा होना था। और ये कम्युनल टेंशन्स बहुत सालों से चल रही थी। तो ये क्वेश्चंस आप करके जाना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।